के सुपुत्र हैं दिनेश जी धाबाई, बजरंग जी धाबाई के। और इनका इससे भी बड़ा एक परिचय और आपको मैं बता दूं, मेरे सगे साधु हैं और मेरे से छोटे हैं, वैसे छोटे साधु हैं। तो ये भी परिचय साधु की वैसे पढ़ती नहीं, लेकिन हमारी बहुत अच्छी तरह पढ़ती है, ये भी आपको मैं बता दूं। और हमारे बीच में हमारी सूचना पर ही हमारे पड़ोस के बसई से हमारे पधारे हुए सरपंच साहब सोलार जी को भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। और जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु जी राजोता, जिन्होंने मुझे आज सुबह ही बताया कि आपको प्रोग्राम में टीम बनाना है, उनका भी सम्मान करते हैं। मंच पर जो भी अतिथि बैठे हैं उनका भी सम्मान करते हैं। और नमन करना चाहता हूं, पुनः गणेश जी की बात को दोहराना चाहता हूं, शहीद शिवराम की इस धरती को नमन करना चाहता हूं। और पूरे जो भी यहाँ पर जो भी मातृशक्ति बैठी है उनको नमन करते हैं। आज यह अद्भुत प्रोग्राम है, इसके बारे में कोई राजनीतिक बात की जाए तो मैं समझता हूँ ज्यादा उचित नहीं रहती है। आज उस महानायक का जन्मदिन है जिसने एक सोती हुई कौम को जगाया, जिसने एक ऐसी कौम को जगाया जो पहाड़ियों में रहती थी, जंगलों में रहती थी, झोपड़ियों में रहती थी। और उसको जगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना समय लगा होगा, कितना संघर्ष किया होगा। उस महान व्यक्ति का, उस सदी के महानायक कर्नल करोड़ी बैंसला के जन्मदिन पर आप लोग इकट्ठे हुए। भाषणों से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता, जिसके कर्म अच्छे नहीं होते और उसके भाषण देते रहे आधी जनता समझती है कि ये व्यक्ति कैसा है। कोई व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा बनता है। जिस व्यक्ति ने सोचा कि मेरी कौम, जबकि वो रिटायर हो गया था कर्नल से, उसको इतनी पेंशन मिलती थी कि अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सकता था, उसके सारे बच्चे IAS RAS हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात आई कि मेरे बच्चे तो IAS RAS हैं, लेकिन मेरी गुर्जर कौम के बच्चे, बंजारा कौम के बच्चे, रायका कौम के बच्चे, रेबारी कौम के बच्चे जो पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, भेड़ और बकरी का काम करते हैं, पशुधन पर निर्भर करते हैं, उनके बच्चों का क्या होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उस माता की कोख को नमन करना चाहता हूं इस शुभ अवसर पर, जिसने जिस माता की कोख से कर्नल बैंसला जैसा बेटा जन्म लिया, उस माता की कोख को नमन करना चाहता हूं। आज उनके जन्मदिन पर भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, कि मार्गदर्शन हमारे समाज को मिलता रहे। आज आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर जी ने जो SC ST को आरक्षण दिया था, आज आपको पता होगा, सोच के देखिए मेरे नौजवान साथियों, सिर्फ भाषण रिकॉर्ड मत कीजिए, अंतरात्मा से सोच के देखिए। जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आज उसके घर में अंबेडकर की मूर्ति की पूजा होती है, न कि कोई देव देवता की पूजा होती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उनका भविष्य बनाया है, पीढ़ियों का भविष्य बनाया है। ऐसा ही व्यक्ति कर्नल करोड़ी इन 4 जातियों के लिए है, जिनकी जातियों का मैंने नाम बताया। उस व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए, उस व्यक्ति का गुणगान होना चाहिए, जिसने संघर्ष किया। और उस संघर्ष में छोटी सी कड़ी हम भी रहे। उस वक्त संघर्ष शुरू हुआ, मैं कहता हूँ 1998 से 2003 तक कांग्रेस का राज था। संघर्ष की चिंगारी उसमें शुरू हो गई थी हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में, लेकिन उस वक्त लोगों ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन उस भरतपुर और धौलपुर की धरती पर संघर्ष की चिंगारी शुरू हो चुकी थी। उस वक्त कांग्रेस का राज था। उस कांग्रेस के राज में गहलोत जी ने कहा 4 मंत्री हमारे गुर्जर समाज के हुआ करते थे, जिनमें हमारा खेतड़ी का विधायक भी हुआ करता था। चारों मंत्रियों ने बैठ के एक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसकी कटिंग भी आपके पास है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके पास CD भी है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्नल करोड़ी बैंसला ने जब भी हिम्मत नहीं आई। 2003 में राज बदला, जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया, 6 और 7 में ये आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गया था। उस वक्त मैं नीमका थाना की तरफ घूमता था और वहां से चुनाव लड़ा था मैंने। लेकिन मैं ये सौभाग्य से कह सकता हूं कि उस दौर के बीच में मैं संघर्ष करता रहा और नीमका थाना में संघर्ष किया। और आपको पता भी होगा, एक बार नीमका थाना और खेतड़ी की और सूरजगढ़ की जेल भरो आंदोलन 2 अक्टूबर को हुआ था, जिसका सेंटर खेतड़ी रखा गया था और राजोता स्टेडियम रखा गया था। उसमें जो आज 15 साल का नौजवान है, उसको तो पता नहीं होगा, लेकिन 30-35 साल का नौजवान और बुजुर्ग बैठा है, जहाँ पर 3-4 पेशनों का सेंटर खेतड़ी रखा गया था।
और उसमें हम लोग नीम का थाना से गाड़ियां भर के खेतड़ी राजोता स्टेडियम में लाए थे और 10 से हमको जेल में घुस दिया गया था। लेकिन उसमें भी एक दुर्घटना हुई। आपको पता है कि नहीं, आपका खेतड़ी का डॉक्टर जितेंद्र वह जेल में जूते छोड़ के भग गया था रातों रात, आपको पता होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, राजनीतिक बात इसलिए मैंने पहले कहा था राजनीतिक बात नहीं करूंगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई मीटिंगों में सुना है, छाती पीट के कहता है मेरे नौजवान भाइयों ये 5% आरक्षण मैंने दिलवाया है। मैं तो ये कहता हूँ 5% आरक्षण कैसे मिला है, दुनिया को पता है, समाज को पता है, 36 बिरादरी को पता है, राजनीतिक लोगों को पता है। जो व्यक्ति एक दिन जेल में नहीं रह सकता वो समाज को क्या आरक्षण दिलाएगा? अरे समाज को आरक्षण दिलाया है उन बेहतर नौजवानों ने, जिन माताओं के लालों ने जिनकी लाशें सिकंदरा चौराहे पर पड़ी थी और हम लोग उसको गौरव कर रहे थे, उन लोगों ने दिलवाया है, संघर्ष किया है। मैं इसलिए कहता हूँ किसी के भाषणों से आरक्षण नहीं मिला है। और मुझे तो ताज्जुब हुआ कि बीलुआ की मीटिंग में माई के लाल ने ये कह दिया कि मैं आरक्षण के बीच में हेलीकॉप्टर लेके गया और वहाँ पर डाकू बैठे थे, मेरे पे गोलियां चला के हेलीकॉप्टर की गोलियां लगी। भाई मैंने कहा ताज्जुब हो गए, मैंने दुनिया में झूठे बहुत देखे लेकिन तेरी माँ ने तेरे को पैदा किया दुनिया में, अगर टॉप 10 झूठे झाँकने पड़े तो हमारा विधायक कौन सी सूचना में आया, कौन से अखबार में आया, कौन से सोशल मीडिया पे आया, कौन सी टीवी पे आया कि डॉक्टर जितेंद्र हेलीकॉप्टर लेके गए साल में उनको भेजा और हेलीकॉप्टर को गोली लगी। मुझे ताज्जुब हुआ। उस मीटिंग में आते लोगों ने कहा भाई आज तो जुल्म कर दिए डॉक्टर साहब, हम तो सोचते थे कि आप झूठ तो बोलते हो लेकिन झूठ में भी इतनी अच्छी झूठ बोलते हो जिसका कोई आधार ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों सच को पहचानना सीखो। मैं कहता हूँ मैं बड़ाई नहीं करता। गुजर आरक्षण आंदोलन के दौरान 3 राष्ट्रीय महापंचायत हुई थी, पुष्कर की महापंचायत हुई थी, झालावाड़ में झालरा पाटन की महापंचायत हुई थी और भरतपुर में बाबूजी महाराज की महापंचायत हुई थी। इस खेतड़ी की धरती को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बुजुर्गों के आशीर्वाद से और नौजवानों के सहयोग से तीनों महापंचायतों का संचालन आपके इस बेटे को करने को मिला। आप लोगों के लिए गर्व की और हमारे लिए खेतड़ी के लिए गर्व की बात है। तीनों मीटिंगों का संचालन आपके इस भाई इंजीनियर धर्मपाल ने किया। 2.5-3 लाख लोगों की मीटिंग थी। समाज उस वक्त उत्तेजित था। उन मीटिंगों से सारी सरकारों की आंखें खुली और आरक्षण में जब भी लड़ाई हुई हम लोग साथ रहे। हम लोगों ने 2 बार जेल काटी। जब नीमका थाना में थे 2007 में हमें 9 दिन सीकर जेल में रखा गया, सेंट्रल जेल में। उसके बाद जब जहाँ झुंझुनू में खेतड़ी से गिरफ्तार करके ले गए और लोगों को तो स्कूल में रखा, हम लोगों को सेंट्रल जेल में। तो 11 दिन बाद हमने कहा, कलेक्टर मेरे पास आया, हम 36 लोग थे, क्या आपके सारी जेलें खाली हो गई हैं? मैंने कहा कलेक्टर साहब झुंझुनू की जेल और इंजीनियर धर्मपाल उस दिन बाहर निकलेगा जिस दिन कर्नल करोड़ी खुद जेल से बाहर आ जाएगा, उस दिन हम जेल से बाहर निकलेंगे। और 11 दिन तक हम लोग जेल के अंदर रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सच और झूठ को पहचानना सीखो। आज इस व्यक्ति का जन्मदिन है जिसने संघर्ष करके इस कौम को जगाया है, संघर्ष करके इस कौम को हिस्सा दिलाया है। नौजवान साथियों आप जान सकते हो, कभी आप लोगों ने RS गुजर का नाम सुना है क्या? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान RAS। इस बार आपको खुशी होगी और इस टीपा की धरती पर सब लोग जानते हैं क्योंकि आजकल सब कुछ मुट्ठी में है। इस मोबाइल में 4 बटन दबाओ और सब कुछ पता लग जाता है। इस अकेले गुजर समाज के 1000 में से 37 RS बने हैं। ये कर्नल करोड़ी की देन है, कर्नल करोड़ी की देन है, किसी नेता की देन नहीं है। उस व्यक्ति ने संघर्ष करके इस कौम को जगाया है। हमें सौभाग्य है कि हम लोग उस व्यक्ति का जन्मदिन मना रहे हैं। उस व्यक्ति का जन्मदिन मनाइए आप लोग और खुशियां मनाइए। हो सके तो आपकी घरों में तस्वीर रखिए। इन झूठे नेताओं की, झूठे भाषणों की लोग आप कैसेट रिलीज करते हो। आप लोगों को कहना चाहता हूँ, छिउड़ में भाषण दिया भले आदमी ने। आप लोग कौन के गुजर हो? आपकी कौन का सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। कल परसों मुख्यमंत्री बनना था तो कहाँ बैठे थे आपके डॉक्टर साहब? पूछना चाहता हूँ मैं, कहाँ बैठे थे? जैसलमेर गहलोत की गोद में बैठे थे जब वो गुजर कौन कहाँ चली गई थी। और 4 आवाज में भाषण दिया कि मेरी गुजर कौन का मेरे पास उस पर कोई एहसान नहीं है। सोनिया गांधी तो मुझे जाट नेता के नाम से जानती है। अरे ताजुब हो गया, सीउड़ में तू गुजर है, खेतड़ी को क्रॉस करके 4 आवाज में तू जाट बन जाता है। तू नेता है कि नौटंकी है, भांड है, मेरे ये समझ में नहीं आई। हम लोग सच बोलते बोलते हार रहे हैं।
तो सच को इसका मतलब कोई स्वीकार नहीं करता है। हम वही बोलते हैं जो सच हो। कभी भी रिकॉर्ड करके देख लेना, 10 साल बाद में रिलीज कर देना। इंजीनियर धर्मपाल की 15 साल की 20 साल की राजनीति में अगर एक व्यक्ति ये कहते कि मंच पे खड़े होकर, उस फर्श पे खड़े होकर पंच परमेश्वरों का जहाँ निवास होता है, गांव की धरती पर खड़े होकर, उस फर्श पे खड़े होकर कभी झूठ बोले, ना तो हमारे संस्कार हैं और ना हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी संस्कार दिए, इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते। हमारी मजबूरी है, हम उस शहीद आत्मा को गाली नहीं निकलवा सकते जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए सीने पे गोलियां खाई और इस समाज में उस व्यक्ति को हम गाली नहीं निकाल सकते। ये हमारी मजबूरी है, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते। और ना 2-4 झूठ हम भी बोल देते, रेलगाड़ी चला देंगे, हवाई अड्डा बनवा देंगे, चीन गाड़ी उतरा देंगे। मैं कहता हूँ हम इतनी झूठ बोलते तो हम ही चुनाव जीत जाते। 900 वोटों की कोई बड़ी बात नहीं होती है। 900 वोटों के लिए 2 झूठ बोलनी पड़ती है बड़ी बड़ी, लेकिन हमने फिर भी अपने नियम से नहीं डिगे, कभी भी अपने संस्कारों से नहीं डिगे, कभी अपने चरित्र से नहीं डिगे, कभी अपनी बात से नहीं डिगे। चाहे जमाना कितना भी संघर्ष करवा ले, हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चल के करेंगे। और जिस दिन बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, नौजवानों का सहयोग होगा, उस दिन मौका मिलेगा तो करके दिखाएंगे कि नेता क्या होता है और एमएलए क्या होता है। इसलिए आप लोगों को राजनीतिक बात इसलिए की झूठ और सच को पहचानना सीखो। कई लोग उससे भी तालियां बजाते हैं। बीनवा में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था उस बीनवा की मीटिंग का, अभी थी, कोई बहुत दिन पहले की बात नहीं है। उसमें बोले मेरे हेलीकॉप्टर की गोली लगी, मैं बाल बच गया, उसमें लोगों ने ताली बजा दी। साक्षी हो गए, लोगों ने ताली बजा दी। लेकिन कुछ लोग नौजवान समझते हैं, क्योंकि वो दुनिया जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, नेट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोगों से यही आग्रह है, सुने एक बार टीकाग्राम की सभी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आप लोगों का मुझे इतना अनुमान नहीं था कि इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाओगे। और हमारे बीच में मंडावर से चल के दिनेश जी ढाबा आए, उनका भी सम्मान करता हूँ। और पूरे टीकाग्राम की पुनः एक बार जो भी धरती पे बैठे उनके चरणों में नमन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः कर्नल साहब के इस जन्मदिन की सबको बधाई, सबको शुभकामना, ईश्वर से प्रार्थना कि कर्नल साहब सैकड़ों साल जिए और हम लोगों की रक्षा करते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, धन्यवाद।